सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पे है। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं डिस्कशन करूंगा। मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट हैज़ रिसेंटली शोन द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम मार्केट के क्लोजिंग प्राइसेस में, ये जो भी सेंसेक्स है जैसे इसमें, उसमें क्लोजिंग प्राइसेस में इंक्लूडेड है क्या, पास्ट की प्राइसेस और वॉल्यूम, बट क्या नहीं है, पब्लिक इंफॉर्मेशन और इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज इंप्रेशन ही हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स। अब वो क्या करना चाहता है कि मार्केट सही में वीकली इफिशियंट है या नहीं है, ये टेस्ट करना चाहता है। और आपको डिटेल दी है सेंसेक्स की, आपको दिन दिए हैं टोटल 20 ट्रेडिंग डेज। उस 20 ट्रेडिंग डे में मार्केट कितने पे ओपन हुआ था, फिर हाई कितना था, लो कितना था और क्लोज कितने पे हुआ, ये सारा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। सर 3 टेस्ट होती है, एक होती है सर आपकी ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, दूसरी होती है रन टेस्ट और तीसरा होता है फिल्टर रूल टेस्ट। तो रन टेस्ट पे तो हमने क्वेश्चन देख लिया, ये ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट को ही आप सीरियल कोरिलेशन भी बोलोगे, आपके मटेरियल में सीरियल कोरिलेशन के नाम से, ठीक है, दोनों वन एंड द सेम थिंग। इनफैक्ट ये जो है सीरियल कोरिलेशन, ये आर से डिनोट किया जाता है और ये आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में भी 2-4 बार निकालोगे, तो इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट में जान लेंगे। अच्छा, टेकिंग द टाइम लैग ऑफ 10 डेज, आपको टाइम लैग कितना लेना है, 10 डेज का टाइम लैग लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ जो प्राइसेस आपको दी हुई है क्लोजिंग प्राइसेस, उसमें 10 दिन का एक बंच बना लो और बाकी 10 दिन का एक बंच बना लो, क्योंकि आपके पास टोटल कितने 20 डेज का है, ठीक है। उन्होंने दिया ही उसी हिसाब से कि 10-10 दिन का आप प्राइसेस को कंपेयर करो। सो पहले 10 दिन का जो प्राइस आएगी वो आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगा एक, ये बनेगा एक। हम पहले बंच को दूसरे बंच से कंपेयर करेंगे कि क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों की प्राइसेस में। अगर कोरिलेशनशिप या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल के आता है तो मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है, तो ये गलत साबित हो जाएगा कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है। पर अगर कोई रिलेशन निकल के नहीं आता, ध्यान देना मेरी बात पे, तो इसका मतलब मार्केट वीकली इफिशिएंट है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है। आर डिनोट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोट किया जाता है इससे, ठीक है। अब ये आपको ये फैक्टर बताता है दो चीज़ों के बीच में, या तो दो अलग अलग स्टॉक ले लो, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स ले लो, या टाटा केमिकल्स, या फिर टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ भी, रिलायंस और अडानी का ले लो, कुछ भी। तो दो स्टॉक या दो असेट के बीच में, या दो पैटर्न या दो बंच के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, और कितना है, अगर है तो वो बताता है आर। सो कभी भी कोरिलेशनशिप जो आएगा आपका वो इस रेंज में आएगा। ये हमने रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी एक बार देखा था, -1, 0 और +1, इसके रेंज में ही आएगा। सो इट कैन बी -1 तो परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड कहते हैं इसको। ये 0 यानी कि दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये +1 यानी कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो कि दो शेयर्स जो है हमारे, ये परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड है। अच्छा, इसके पहले पॉजिटिव ले लो, ये समझने में ज़्यादा आसान तरीका है, वहाँ से इधर आना, ठीक है। अगर दोनों में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, लेट से दोनों शेयर्स एक्स और वाई नाम से हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स और वाई। इसका मतलब अगर 10% से एक्स ऊपर गया यानी कि ग्रो करा, तो वाई भी 10% से ग्रो करेगा, और एक्स अगर 10% से नीचे गया तो वाई भी नीचे जाएगा। सर कोरिलेशनशिप तो पॉजिटिव है ना, फिर नीचे कैसे? यस, नीचे जा सकता है। कोरिलेशनशिप का पॉजिटिव और निगेटिव होना ये नहीं बताता कि शेयर्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो ये बताता है कि डायरेक्शन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में काम करेंगे दोनों, और निगेटिव, परफेक्टली निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। और
प्लस के बाद में 1 अगर आ गया, यानी प्लस तो यहाँ पे भी आएगा ना, 0.5 भी तो पॉजिटिव ही हुआ, तो भी सेम डायरेक्शन रहेगी, बस 0.5 तक का। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। तो ये तो आपने देखा। अब मैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप की बात करता हूँ कि 10% अगर x बढ़ा तो y 10% उसी दौरान गिरेगा। देख रहे हो आप, अपोजिट है डायरेक्शन यहाँ पे। और अगर x गिरा तो y बढ़ेगा। देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं करता, अगर कोरिलेशनशिप जीरो है तो कोई भी कभी भी कितना भी भाग सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब दो चीज़ें और ले लेते हैं। लेट्स से 0.4 है आपका कोरिलेशनशिप। इसका मतलब अगर x ने 10% रिटर्न दिया तो y 4% रिटर्न देगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ। सो वो भी सेम डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव है कोरिलेशनशिप 0.4 का, पर एक्सटेंट आपका 0.4 जितना ही है। 40% ऑफ x दैट इज 4%। 10% से गिरेगा अगर x तो y भी 4% से गिरेगा, सेम डायरेक्शन। यही अगर आपका कोरिलेशनशिप -0.3 रहा, और तो इसका मतलब यह होता है कि अगर x 10% से बढ़ा तो y 3% से गिरेगा, उल्टा डायरेक्शन। तो ये समझ में आया आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन लाई विद इन दिस रेंज, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फिर से ये सब चीज़ें आएगी। अब सवाल ये आता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है आपका, वो निकालते कैसे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर। अब ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए, क्योंकि आप दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, एक्स और वाई, लेना पड़ेगा कुछ तो नाम, एक्स और वाई, तो उन्हीं से रिलेटेड रिटर्न्स का डेटा आपको लेना है। न्यूमरेटर में आ गया आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ध्यान देना सर, कोवेरियंस। आपने वेरिएंस नाम तो सुना ही होगा। ये क्या है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है वेरिएंस एक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई का अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे? दोनों का मिला के वेरिएंस है, नहीं कोवेरियंस, सिंपल। चलो ठीक है। सो न्यूमरेटर में आप क्या करोगे? एक्स का डेविएशन, वाई का डेविएशन। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? डेविएशन को स्क्वायर करते हो, है ना? तो एक्स का डेविएशन वाई का डेविएशन लेके मल्टीप्लाई करो, तो आपका कोवेरियंस निकल के आएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, खत्म। आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट हो गया। और इसको कंपेयर करना है आपको किस रेंज में है। ठीक है, अब कोवेरियंस की बात करते हैं। कोवेरियंस मैंने क्या बोला सर? कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? दोनों का डेविएशन का प्रोडक्ट ले लो, एक्स का अपने मीन के साथ, वाई का अपने मीन के साथ में डेविएशन निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करो। अगर 10 ऑब्जर्वेशन थे तो 10 से डिवाइड करो। यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं। कोवेरियंस निकालने का तरीका, सबसे पहले तो एक्स का डेविएशन ले लिया, वाई का डेविएशन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये सारे कॉलम को मैंने टोटल करा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना सर, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सर? कोवेरियंस आ जाएगा। और ये दोनों तो निकालने की आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई क्या होता है। मैं एग्जांपल के लिए एक्स का लिख देता हूँ। एक्स और बार एक्स के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, फिर निगेटिविटी आएगी तो स्क्वायर करोगे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक्स माइनस बार एक्स का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप अभी के अभी टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय एन करो, इससे आता है वेरिएंस, और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यही चीज़ आपको करनी है वाई के साथ, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। समझ गए? सिर्फ एक्स और वाई के रिटर्न्स की ज़रूरत है आपको सब कुछ निकालने के लिए। ठीक है सर। अब मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया, तो वीक फॉर्म कैसे पता लगाएंगे सर? बहुत सिंपल है। वीक फॉर्म है मार्केट का, यानी कि मार्केट में प्राइसेस रैंडम है। रैंडम है यानी कि पुरानी प्राइस, इन प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ध्यान देना, अगर कोई लेना देना नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज़ीरो के बहुत नज़दीक आना चाहिए। इफ़ मार्केट इज़ वीकली इफिशिएंट, ध्यान देना इस बात पे,
then R will be closer to ज़ीरो। एग्जैक्ट ज़ीरो भले ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना आए, पर ज़ीरो के बहुत आसपास होना चाहिए। अगर वो बहुत भी आसपास है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि इन प्राइसेस का इन प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने हिसाब से मन करे तो कहीं ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और ये अपने हिसाब से मन करे तो ऊपर नीचे जाती है। मतलब दोनों में से किसी न किसी ने दारू पी रखी है, कोई भी कहीं भी रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ इफ़ market is weakly inefficient, then R will be significantly away फ्रॉम ज़ीरो। अब सिग्निफिकेंटली अवे का मतलब, या फार अवे भी बोल सकते हो फ्रॉम ज़ीरो का मतलब क्या हो गया? बहुत दूर नहीं, 2 3 4 5, क्योंकि आर तो सिर्फ -1 और 1 के बीच ही हो सकता है, इसके बाहर तो आर कभी जाएगा भी नहीं। तो सिग्निफिकेंटली अवे किसको बोलूँगा सर मैं? ये जो 0.4 आया ये ज़ीरो से काफ़ी दूर है, -0.3 आया ये भी ज़ीरो से काफ़ी दूर है। ये इतना भी अगर आ जाता है, दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टॉक्स या टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस। आर अगर आपका 0.1 के नीचे आता है, या -0.1 के नीचे आता है, तो आप बोलोगे कि ज़ीरो के बहुत नज़दीक है, एंड दैट्स वाई मार्केट वीकली इफिशिएंट है। जितना ज़ीरो के नज़दीक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता जाएगा, उतना ही मार्केट बेटर यानी कि वीकली इफिशिएंट होता जाएगा, ठीक है सर। तो यही हमें पता लगाना है। इस क्वेश्चन में भी आर निकालो और पता लगाओ कि वो ज़ीरो के कितने नज़दीक आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो वीकली इफिशिएंट है, नहीं आ रहा है तो वीकली इनएफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे मार्केट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम पहले 10 प्राइसेस को एक्स मानेंगे, दूसरे 10 प्राइसेस को वाई मानेंगे, क्योंकि टाइम लैग उन्होंने 10 डेज का लेने बोला है, ठीक है। नहीं भी बोलते तो आपके पास इस चीज़ के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप ये ओपन हाई लो भूल जाओ। क्लोजिंग प्राइसेस है, दिन खत्म हो गया ना, 20 दिन में एक ही प्राइस ज़्यादा मैटर करती है, वो है हर दिन की क्लोजिंग प्राइस। तो 10 प्राइसेस ले लेते हैं। अब करें क्या सर? 10 प्राइसेस लेने के बाद आप पता लगाओ कि अगले दिन मार्केट का रिटर्न कितना हुआ। मार्केट बढ़ा तो कितना ऊपर गया, गिरा तो कितना नीचे गिरा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने ये पहले 10 प्राइसेस ले ली, 7 के बाद 8 9 10 आएगा। तो पहले दिन का तो कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगले दिन ट्राई करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो यू विल गेट द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये परसेंटेज में नहीं है, रुपीज़ में है, ठीक है। इस तरह से आप फिर से अगले दिन का रिटर्न पता करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले दिन का पता करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा। इस तरह से आपको 9 दिन का रिटर्न मिल जाएगा 10 में से, क्योंकि पहले दिन का तो कोई रिटर्न आएगा ही नहीं आपको। सो 9 दिन का आपको रिटर्न मिल गया एक्स का, 9 दिन का रिटर्न मिल गया वाई का। ये हमारा बन गया एक्स और ये हमारा बन गया वाई। 9 प्राइसेस हमारे पास में आ गए, ध्यान देना। सो जो रिटर्न आया है वो है एक्स और वाई, यहाँ पे ये रिटर्न्स आ गए आपके। अब करना क्या है सर? बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आपको निकालना क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए आपको एक्स का डेविएशन, एक्स के रिटर्न का डेविएशन और वाई के रिटर्न के डेविएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्स का और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया, वो जो रुपीज़ आई है उसका परसेंटेज में कन्वर्जन नहीं करा, किया जा सकता था। उन्होंने रुपीज़ का ही कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। दैट्स टोटली फाइन, गलत नहीं होता। सो हमने डेटा लिया, सबसे पहले हमने एक्स लिया। इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे अगले पेज पे मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ के दी है कि आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये सब अवॉइड कर रहा हूँ। आंसर हमारा आखिरी में इतना ही आने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से और समझने वाले तरीके से। आपने क्या करना है सर? आप रिटर्न्स ले लो। 9 रिटर्न्स है आपके टोटल। आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इन सारे 9 रिटर्न की टोटल करके 9 से डिवाइड करोगे तो आपका मीन निकल के आएगा एक्स का, वो है 21.67, ठीक है। ये
6 आ गया, ठीक है। अब इसी मीन में से 21 में से ये 19 में से 21 आप माइनस करो, आप ऐसे निकालते जाओ, और ये निगेटिव है, ध्यान देना, ये मीन निगेटिव है, ऊपर भी निगेटिव है, तो आपको साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अगला स्टेप सर, हमारा अगला स्टेप आया एक्स और बार एक्स का हमने डिफरेंस निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की प्रोसेस है सर, और कुछ भी नहीं। आप दोनों का डेविएशन निकाल लो, कुछ फिगर्स निगेटिव आती है और रिस्क निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर का टोटल ले लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है नहीं आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, आपने टोटल ले लिया, ठीक है। अब हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस में ये रहा वो टोटल, ध्यान देना सर, x माइनस बार एक्स, मीन निकाला, स्क्वायर करा, टोटल करा, ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय n कर दो। सो आपकी ये वाली फिगर आ जाएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 9 तरह के रिटर्न है। तो अब आपका आ गया 291.71 वेरिएंस ऑफ x, उसको स्क्वायर रूट में डालोगे तो 17.08 आता है आपका रुपीज़ के फॉर्म में, परसेंटेज नहीं है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ध्यान देना सर मेरी बात पे, समराइज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, x लिया, डेविएशन निकाला, स्क्वायर करा और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वैसे ही आप y के रिटर्न्स ले लो, उसका भी आप टोटल करके मीन निकाल लो, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, एवरेज हमने निकाला था 7.56, ये आ गया 7.56, ये मीन ले लिया आपने। अब आप y माइनस वाई बार कर लो, तो आपका डेविएशन आ गया अगला स्टेप। उसके बाद नेगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर लो, उसको टोटल करो, उस चीज़ को यहाँ पे रखो, उस चीज़ को आपने यहाँ रखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करा, तो आपका वेरिएंस आ गया, उसको स्क्वायर रूट करो 692 को, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया y का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन था x का। अब हमारे पास 4 फिगर आ गई है, x और y की एवरेज मीन और x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, यानी कि न्यूमरेटर ये कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर निकल गया। न्यूमरेटर निकालना है तो बहुत आसान है, जो डेविएशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो सर। ये देखो, एक डेविएशन का पार्ट है आपका ये, एक डेविएशन का पार्ट है आपका ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ले लो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है, दोनों के डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। जब सिंगल सिक्योरिटी का वेरिएंस निकालते हो तो इसी डेविएशन को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, x माइनस बार एक्स का आप स्क्वायर करते हो। पर 2 सिक्योरिटी के डेविएशन निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, तो आप दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करो, खुद को खुद के साथ में। तो ये निकाल लिया, आ गया, ये टोटल आया हमारा 1639.441। अभी हम एक एक करके कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, इसको डिवाइड कर दो n से, ठीक है, ये 1639.441। चलो हम ना फिगर्स निकाल लेते हैं। अब ये रहा 1639.44 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर आता है 182.16 हमारा कोवेरिएंस, ठीक है, आ गया 182.16। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकाल लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ 182.16 डिवाइडेड बाय दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये रहा 17.08 इंटू 26.31, दैट्स 449.37, 449.37, ये आपका आंसर आ गया 182.16 449.37, द आंसर इज 0.405। अब आप इंस्टीट्यूट के आंसर से इसको चेक कर लो, आया 0.405, बहुत आसान था। आपको ये फॉर्मूला रटना काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं उसको, हमने जो फॉलो करा वो कोरिलेशन एनालिसिस था, इट्स बेटर। ये देखो, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन कर लिया, दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आप ध्यान दो, क्या ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 के बहुत नज़दीक लग रहा है आपको, सर आधा कवर हो गया पूरा, दिस इज नॉट एनी वे क्लोजर टू 0, दैट मीन्स इट्स नॉट क्लोजर टू 0 ना। अब आप बताओ कौन सा क्लोजर टू 0 है, कौन सा क्लोजर टू 0 नहीं है,
अवे फ्रॉम ज़ीरो। सो इट्स अवे फ्रॉम ज़ीरो वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब मार्केट हमारा वीकली इनएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हो गया सर, वीकली इनएफिशिएंट है, इसका मतलब प्राइसेस प्राइसेस छोड़ दो, पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई, कुछ तो रिलेशन है इन 10 प्राइस और इन 10 प्राइस के बीच में, कोई तो पैटर्न बन के आएगा। एंड यू कैन फाइंड आउट अ पैटर्न, डिसाइड अपॉन योर स्ट्रैटेजी एंड अर्न एन एक्सेप्शनल रिटर्न। वीकली इफिशिएंट होता तो शायद नहीं कर पाते, पर इनएफिशिएंट निकला मार्केट। यहाँ पे भी हम देख लेंगे इंस्टीट्यूट का आंसर में क्या है। देर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या मतलब है उनका बोलने का कि जीरो के आसपास नहीं है सर, काफ़ी दूर है, बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द टू पीरियड्स, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मार्केट डज नॉट शो द वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी। वीकली इफिशियंट नहीं है या वीकली इनएफिशिएंट है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हम समराइज कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी को। ये था आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल पोर्टफोलियो के चैप्टर में होता है। सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर शुरू करा था सर, ये फॉर्मूलेस तो हमने नहीं देखना। मूविंग एवरेजेस वो रेगुलर बैच में देखेंगे। मूविंग एवरेजेस चालू करा था। सिंपल मूविंग एवरेज में टोटल लेके एन से डिवाइड करते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों आया था सर, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में आप इक्वल वेट देते हो सबको, जो कि गलत बात है। करंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देना चाहिए और इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाया। इसमें हम करंट प्राइस को ज़्यादा वेट देते हैं और बाकी सारा वेट हम प्रीवियस ईएमए को दे देते हैं। इस तरह से नया ईएमए हम निकाल के लेके आते हैं जो बेटर हमें डेटा देता है। एक्सपोनेंट निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना सर, ठीक है, रख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। फिर हमने देखा था वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी, जिसमें 3 तरह की टेस्ट होती है। एक रन टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट और फिल्टर रूल टेस्ट। रन टेस्ट में हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्राइसेस कहाँ कहाँ बदल रही है वो पता लगाते हैं। प्राइसेस यहाँ पे बदली, आपकी टोटल रन्स, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, जितनी बार प्राइसेस बदलती है उसको आप टोटल रन बोलोगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आया था 8। नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस हमारा आंसर आया था 11। ये हमारा आंसर आया था अगेन 8। ये 3 स्टेप हम निकाल लेते हैं डेटा से, फिर 2 स्टेप और निकालते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने यहाँ रखा और जो टी की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 2.101, वो हमने निकाली। तो हमारा कुछ आंसर आया था 5 और 10 था या 14 था, कुछ तो ऐसा आया था। ठीक है, तो हमने पता लगाया कि ये 8 इसके बीच में आता है। क्या आता है तो वीकली इफिशिएंट है, नहीं आता इसके बीच में तो वीकली इनएफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग हो गई। फिर हमने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट देखा था, जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 चीज़ों के बीच में, 2 प्राइसेस के बीच में निकालने के लिए न्यूमरेटर में आप वेरिएंस लोगे, नीचे में आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लोगे। ये कोवेरियंस है। ठीक है,